अगर युद्ध जारी रखने के लिए 128 देशों से सैनिक बुलाने पड़े तो यह एक संकेत है। जब खुद सरकार अपनी सेना के इकलौते संचार के साधन को काट देती है तो यह एक संकेत है। जब राष्ट्रपति का एक पुराना सहयोगी उनकी आलोचना करने के 48 घंटे बाद पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाता है तो यह एक संकेत है। जब खुद की वायु रक्षा प्रणाली अपने ही देश के नागरिक विमानों को गिराने लगती है तो यह एक संकेत है। और जब ये सब एक साथ होती हैं तो क्या कहेंगे? अब ये केवल संकेत नहीं रहते, ये तो हताशा है। और यही ठीक वही है जो अभी रूस में हो रहा है, जबकि यूक्रेन अपने 10 महीनों की जंग के सबसे अच्छे दौर में है। समझने के लिए कि क्या बदला है हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अब भी सोचते हैं कि रूस जीत रहा है, लेकिन संकेत कुछ और ही कहते हैं। 2025 तक रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बहुत भारी कीमत पर इलाका जीत रहा था। पुतिन आत्मविश्वासी लग रहे थे। फिर आया 2026। फरवरी में सब कुछ बदल गया। अप्रैल में 2025 के मध्य के बाद पहली बार रूस रक्षात्मक स्थिति में है। आइए संकेतों पर नजर डालते हैं। पहला संकेत युद्ध के मैदान पर है। देखिए, यूक्रेन ने जनवरी से जापोरिजिया में लगभग 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल कर लिया है। ये 2023 में बड़े पुनः प्राप्ति प्रयास के बाद से सबसे बड़ा क्षेत्रीय बढ़त है। फरवरी 2023 के बाद पहला महीना था जब कीव ने जितना क्षेत्र खोया उससे ज्यादा क्षेत्र वापस हासिल किया। मार्च में रूस ने लगभग कोई प्रगति नहीं की। पिछले 2.5 साल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रूसी हताहतों की संख्या और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और ये कोई हादसा नहीं है। सिर्फ मार्च 2026 में यूक्रेन ने 35,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया या गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें से ज्यादातर ड्रोन से हुए। ये युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। औसत एक दिन में 1100 से ज्यादा हो गया। आपको समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब है, इसकी तुलना अफगानिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ की हानि से करें। 10 साल में करीब 15,000 सैनिक मारे गए थे। पुतिन की रूस 2 हफ्तों में ही इतना खो देती है। सोचिए ये कितना बड़ा है। ये आंकड़े ऐसे ही नहीं आए हैं। फरवरी में कुछ हुआ था जिसने ये सब शुरू कर दिया। इसका जवाब उन 2 नामों में है जिन्हें युद्ध में साथ देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एलन मस्क, स्पेसएक्स और स्टारलिंक के मालिक, और पावेल ड्यूरोव, टेलीग्राम के निर्माता। रूस युद्ध के मैदान में हजारों अवैध स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह सैनिकों का समन्वय कर सके और हमले के ड्रोन चला सके। स्टारलिंक वाले ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षित रहते थे। यूक्रेन जिन सिस्टमों का इस्तेमाल ड्रोन गिराने के लिए करता है वे इन ड्रोन के खिलाफ काम नहीं करते थे। जनवरी में एक ड्रोन ने एक पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया और 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने सबूत इकट्ठा किए और सार्वजनिक रूप से स्पेसएक्स पर दबाव बनाया और ये काम कर गया। 1 फरवरी को स्पेसएक्स ने सभी अपंजीकृत टर्मिनल को निष्क्रिय कर दिया। ड्रोन में जोड़ा गया कोई भी टर्मिनल जो 90 किमी प्रति घंटे से ऊपर था अपने आप कट गया। कुछ ही दिनों में स्टारलिंक का ट्रैफिक बहुत कम हो गया। इसका असर तुरंत हुआ। यूक्रेनी रक्षा सलाहकार ने इसे एक आपदा के रूप में वर्णित किया। रूसी कमांड सिस्टम ढह गया। सैनिकों ने चर्चों की छतों और मोबाइल टावरों पर चढ़कर अस्थायी एंटेना लगाने शुरू कर दिए। समस्या ये थी कि यूक्रेनी ऑपरेटर इन सैनिकों को उनके शरीर की गर्मी से पहचान लेते थे, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करके। कई कभी नीचे नहीं उतर पाए। एक ही रात में हम पूरी तरह पीछे चले गए, मानो गुफाओं के जमाने में लौट गए हो। ये वीडियो तभी पोस्ट होगा जब मैं ऐसा कर पाऊं। अगर मैं कर पाया। एलन मस्क ने बंद कर दिया हमारी पूरी इंटरनेट को, पूरी तरह से बंद कर दिया। अब हम स्टारलिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पहले ही पागल हो रहा हूँ। रूस ने अपने सैटेलाइट से विकल्प बनाने की कोशिश की। रूस ने 16 उपग्रह प्रक्षेपित किए, जबकि स्टारलिंक के पास 10,000 से ज्यादा है।
फर्क इतना ज्यादा है कि एक विश्लेषक ने तो मजाक भी किया, कहा यह टाइपिंग की गलती नहीं है। और ठीक इसी पल जब सेना पहले ही अंधी हो चुकी थी, रूस ने खुद को और भी ज्यादा अंधा करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद क्रेमलिन ने टेलीग्राम पर पाबंदियां लगानी शुरू की। लगभग 10 करोड़ रूसी इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेना के लिए ये युद्ध के मैदान में मुख्य संचार चैनल था। निर्देशांक, ड्रोन वीडियो, रक्षा, फंड जुटाना, सब कुछ टेलीग्राम के जरिए ही होता था। FSB, रूसी गुप्त सेवा, ने दावा किया कि विदेशी जासूसों को सैनिकों के संदेशों तक पहुंच थी। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स की प्रतिक्रिया, वही जो युद्ध का समर्थन करते हैं, जबरदस्त थी। फाइटर बॉम्बर, रूस के सबसे बड़े युद्ध चैनलों में से एक, ने लिखा, हम यूक्रेनियों का स्टारलिंक नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सैनिकों का टेलीग्राम रोक सकते हैं। एक दूसरे चैनल ने निराशा को एक वाक्य में संक्षेपित किया, टेलीग्राम ही एकमात्र संचार का माध्यम है, एकमात्र, बड़े अक्षरों में। लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। 3 अप्रैल को VPN का ब्लॉक होना, जिनका इस्तेमाल रूसी लोग सेंसरशिप को चकमा देने के लिए करते थे, पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को ठप कर गया। सिर्फ नकद ही चल रहा था। मॉस्को मेट्रो ने निशुल्क प्रवेश की अनुमति दी। दुकानें, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, सब कुछ बंद हो गया। पावेल ड्यूरो, टेलीग्राम के निर्माता, ने घटना को संक्षेप में बताया, उनकी ब्लॉक करने की कोशिशों ने एक बड़ी बैंकिंग विफलता को जन्म दिया। क्रेमलिन ने जानकारी को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी ही अर्थव्यवस्था को गिरा दिया था। क्या आप जानते हैं क्रेमलिन ने कौन सा विकल्प दिया? एक सरकारी ऐप जिसका नाम मैक्स है, बिल्कुल भी गोपनीयता सुरक्षा के बिना। सारी संदेशें सरकार के सर्वरों पर रहती हैं। रूसी विशेष बलों ने इस ऐप का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और जो सैनिक टेलीग्राम डिलीट करने से इनकार करते थे, उन्हें दंडात्मक यूनिट्स स्टोमजी में भेज दिया जाता था, जो असल में मौत की सजा के बराबर है। यूक्रेन ने इंतजार नहीं किया। उसने समन्वित जवाबी हमले शुरू किए और रूसी अंधेपन और बहरेपन की इस अवधि में 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से जीत लिया। जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अब तक मैंने सिर्फ कहानी का एक हिस्सा दिखाया है। स्टारलिंक और टेलीग्राम। इतनी तबाही नहीं मचती अगर रूस के पास पर्याप्त सैनिक होते। और यहीं पर सबसे परेशान करने वाला संकेत सामने आता है। साल 2026 के पहले 3 महीनों में रूस ने 90,000 सैनिक खो दिए। उसने 80,000 नए सैनिक भर्ती किए। गणना सरल है, वे जितनी भरपाई कर पा रहे हैं उससे अधिक खो रहे हैं। उनमें से अधिकतर को यूक्रेनी ड्रोन ने निष्क्रिय कर दिया। सिर्फ मॉस्को में ही भर्ती 25% गिर गई है। प्रोफाइल भी बदल गई है। अब ज्यादातर पुरुषों की उम्र 45 से 55 साल के बीच है। रूसी नागरिक जिनके पास विकल्प नहीं है। रक्षा मंत्रालय के विज्ञापन इन पुरुषों को यह संदेश देकर आकर्षित करते हैं, शांति आने से पहले अपने 10 लाख हासिल कर लो। ब्रिटिश सशस्त्र बलों के मंत्री ने इस पर सटीक टिप्पणी की। लोग समझ रहे हैं कि यह एक तरफा रास्ता है। आखिर रूस इसे कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है? और जवाब, खैर ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। वे दुनिया भर में लोगों को भर्ती कर रहे हैं। मैं 128 अलग अलग देशों के 18,000 से ज्यादा विदेशियों की बात कर रहा हूं। इसके अलावा वे उत्तर कोरियाई जिनके बारे में आप जानते हैं, ये कहानियां परेशान करती हैं। क्यूबा सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से 5 से 25,000 लड़ाके होने का अनुमान है। खुफिया अनुमानों के अनुसार मोर्चे पर जीवन प्रत्याशा 140 से 150 दिनों के बीच है। उन्हें हर महीने $2,000 मिलते हैं। एक देश जहां औसत वेतन $17 है। और इसमें एक परेशान करने वाली बात है, इनमें से कई युवा भर्ती किए गए सिर्फ 17 साल के हैं। अफ्रीका से आई कहानियां और भी खराब हैं। 1000 से ज्यादा केन्याई लोगों को सुरक्षा कार्य के वादे के साथ भर्ती किया गया।
एक वायरल वीडियो में केन्याई के सीने पर एंटी टैंक माइन बंधी है और एक रूसी सैनिक उसे डिब्बा खोलने वाला कहता है। आपका नाम क्या है? फ्रांसिस। आज आप खोलने वाले हैं। वह दौड़ने ही वाला है, जंगल में कूदते फांदते निकल जाएगा। 14 घानावासियों में से जिन्हें नौकरी के वादे के साथ लाया गया था, सिर्फ 3 ही 1 महीने बाद जीवित थे। चलो आगे बढ़ो, जाओ वहां। भारत से एक यूट्यूबर सेना में सहायक की नौकरियों की घोषणा कर रहा था। भारतीयों को रूसी भाषा में अनुबंध मिलते थे और वे सीधे मोर्चे पर चले जाते थे। और उत्तर कोरियाई लोगों की बात करें तो पहले 12,000 भेजे गए लोगों में से लगभग 6,000 मारे गए या घायल हो गए। लगभग आधे वे 4 दशक पुरानी पैदल सेना की रणनीति अपनाते थे। कुछ लोगों को लगता था कि वे एक प्रशिक्षण अभ्यास में हैं, असली युद्ध में नहीं। उन्हें आदेश था कि पकड़े जाने की बजाय आत्महत्या कर ले। 2 उत्तर कोरियाई सैनिक जिन्हें यूक्रेन ने पकड़ा दक्षिण कोरिया जाना चाहते थे, उत्तर कोरिया लौटना नहीं चाहते थे और उन्होंने लिखा, हम दक्षिण कोरिया के लोगों को अपने माता पिता और भाई बहन मानेंगे। इस बात पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि जब किसी देश को इस तरह से लोगों को अपनी लड़ाइयों के लिए बुलाना पड़ता है तो ये ताकत का संकेत बिल्कुल नहीं है। ये तो हताशा है और वो सवाल जिसका जवाब मॉस्को में कोई नहीं देना चाहता। रूस इसे और कितने समय तक झेल सकता है? कई लोग मानते हैं कि जब तक पैसे हैं रूस इस युद्ध को जारी रख सकता है, लेकिन पैसा खत्म हो रहा है और यही सबसे विनाशकारी संकेत है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। रूस की वृद्धि दर 2024 में 4.3% से गिरकर 0.6% रह गई है। 2025 में रक्षा खर्च संघीय बजट के करीब 40% तक पहुंच गया है। पहली बार पुतिन के नेतृत्व में सैन्य खर्च सामाजिक खर्च से अधिक हो गया है। हाँ, सही है, रूस अब युद्ध पर अपने लोगों से ज्यादा खर्च कर रहा है। इसी बीच तेल से होने वाली आय 2025 में 24% गिर गई है। सॉवरेन फंड, जो देश की आपातकालीन रिजर्व है, युद्ध से पहले उसमें 113 अरब डॉलर थे। आज वो इससे भी आधे से कम रह गया है। बेरोजगारी 2.1% पर है। अधिकतर लोगों को यह संख्या सामान्य लगती है, लेकिन असल में इस दर के पीछे संकट का संकेत छुपा है। 1 मिलियन से अधिक श्रमिकों को नागरिक अर्थव्यवस्था से युद्ध के लिए खींच लिया गया है और लगभग 73% रूसी कंपनियों को काम करने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि दमकल सेवा भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। उनकी 1/3 जगहें खाली है। रूस की इस नाटकीय स्थिति को देखकर सोवियत संघ के 80 के दशक के साथ तुलना करना अनिवार्य हो जाता है। उनकी भी तेल पर वही निर्भरता थी, वही सैन्यीकरण जो अर्थव्यवस्था को दबा रहा था। एक फर्क था, अफगानिस्तान युद्ध ने सोवियत संघ को बर्बाद करने में मदद की, पर उसमें सैन्य बजट का सिर्फ 2.5% खर्च हुआ था, जबकि यूक्रेन इससे कई गुना अधिक खर्च करता है। और जब एक तानाशाही युद्ध के मैदान में हार जाती है, सैनिक खो देती है, पैसा खो देती है, तो उसके पास क्या बचता है? एक शब्द, नियंत्रण। और यहीं पर आखिरी संकेत दिखाई देता है। मार्च में रूसी वकील इल्या रेमेज़लो ने एक ऐसा लेख प्रकाशित किया जिसने देश को झकझोर दिया। 5 वजहें जिनसे मैंने पुतिन का समर्थन छोड़ दिया। उसने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा। यह इतना चौंकाने वाला नहीं होता अगर रेमेज़लो विरोधी होते, लेकिन वह तो बिल्कुल इसके उलट थे। उन्होंने सालों तक नवल्ली पर हमला किया, जो पुतिन के प्रमुख विरोधी है। वह क्रेमलिन की सलाहकार परिषद में थे, सरकार के वफादार समर्थक थे, और सिर्फ एक आलोचनात्मक लेख ही काफी था कि 48 घंटे से भी कम समय में उन्हें एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वही तरह की संस्था जिसका इस्तेमाल सोवियत संघ सरकार से असहमत लोगों को चुप कराने के लिए करता था। अगर आपके वफादार सहयोगी भी खिलाफ हो जाए और आपको जबरन अस्पताल में भर्ती किया जाए तो सिस्टम में कुछ बहुत गलत है। और बात यही खत्म नहीं होती।
रूसी वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेनी ड्रोन को लेकर इतनी वहमग्रस्त हो गई है कि अब वे अपने ही विमानों पर फायर कर रही हैं। मार्च में उन्होंने मॉस्को के पास एक नागरिक विमान को गिरा दिया, जिसमें एक विमानन ब्लॉगर सवार था और उसकी मौत हो गई। एक और घटना में एक वायु रक्षा प्रणाली ने रूस की प्रमुख एयरलाइन एरोफ्लोट के बोइंग 737 विमान पर गोली चला दी, क्योंकि उसने यात्री विमान को ड्रोन समझ लिया था। यूक्रेनी ड्रोन का डर रूस को अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैंने अब तक रूस के साथ जो कुछ गलत हो रहा है वह दिखाया, लेकिन इस समय सिर्फ रूसी पतन ही इसे अलग नहीं बनाता। ये वो है जो यूक्रेन ने बनाया है, जबकि रूस खुद को नष्ट कर रहा था। देखिए, यूक्रेन आज एक मूक सैन्य क्रांति का अनुभव कर रहा है। ये ड्रोन ऐसे पैमाने पर बना रहा है जिसे दुनिया की कोई भी सैन्य शक्ति नहीं छू पाई है। 2026 तक का लक्ष्य 7 मिलियन यूनिट से अधिक का है। तुलना के लिए 2022 में देश में 10 ड्रोन निर्माता थे। अब यह संख्या 500 से ज्यादा है। एक निर्माता हर महीने 20,000 फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बनाता है। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षित है, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल के बजाय फिजिकल केबल इस्तेमाल करते हैं। इसे ब्लॉक करना संभव नहीं है। मार्च के आंकड़े प्रभाव का आकार दिखाते हैं। यूक्रेनी ड्रोन ने सिर्फ एक महीने में 1,51,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर प्रहार किया। जिसे ड्रोन की दीवार कहा जाता है, वह फ्रंट लाइन से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिससे एक ऐसी पट्टी बनती है जहां बिना पता चले और कार्रवाई किए कुछ भी हिल नहीं सकता। इस युद्ध की अर्थव्यवस्था किसी और ही ग्रह की है। $500 का एक FPV ड्रोन एक ऐसे टैंक को नष्ट कर सकता है जिसकी कीमत लाखों में होती है। इनमें एक डिफेंस ड्रोन है जो खास ध्यान देने लायक है, स्टिंग, जिसकी कीमत $1,300 है और ये $50,000 के ईरानी ड्रोन को गिराने में सक्षम है। नाटो के एक अभ्यास में केवल 10 यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने एक पूरी ब्रिटिश बख्तरबंद ब्रिगेड को हरा दिया। 12 घंटे में 17 वाहनों को नष्ट कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख सैन्य अकादमी के विश्लेषकों ने वर्तमान स्थिति की तुलना प्रथम विश्व युद्ध में टैंक के आगमन से की है। उस समय टैंक के विकास से ब्लिट्जक्रीग तक पहुंचने में 23 साल लगे, यानी उस बिजली सी तेज जंग तक जिसने दुनिया बदल दी। ड्रोन के मामले में विश्लेषकों का अनुमान है कि यह क्रांति 1 या 2 साल में आ सकती है। यूक्रेन शायद 21वीं सदी में युद्ध करने का तरीका इजाद कर रहा है, वहीं रूस अब भी पिछली सदी के युद्ध के मैनुअल से लड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रूस अब भी यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सभी संकेत एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। सेना जितनी तेजी से अपनी भरपाई कर पाती है, उससे कहीं तेजी से उसके नुकसान हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी ढह गई है और खुद क्रेमलिन ने उसे नष्ट करने में मदद की है। इस कहानी में एक विडंबना है जो कम लोगों ने महसूस की। स्टारलिंक अमेरिकी है, टेलीग्राम दुबई का है, सैनिक क्यूबाई, उत्तर कोरियाई, केन्याई है। ड्रोन के पुर्जे चीन से आते हैं। जो बड़ी ताकत खुद को दुनिया को चुनौती देने में सक्षम बताती है, उसे लड़ने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत पड़ती है। सच तो यह है कि रूस खुद से नहीं हार रहा है। असल में वो उस देश से हार रहा है जिसने लड़ने का तरीका सीख लिया है, जिसका साथ वो नहीं दे पा रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक दिए गए संकेतों में से आपको रूस के लिए सबसे गंभीर कौन सा लगता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो समझने में मददगार रहा हो तो इसे किसी ऐसे को शेयर करें जो संघर्ष फॉलो करता है, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस मिस न हो। ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं।